बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक बड़ी खबर के साथ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। और ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज इसा के खिलाफ मुबैना धमकी अमेज़ वीडियो पर आज सो मोटो एक्शन लिया है। ना सिर्फ सो मोटो एक्शन लिया गया है बल्कि ये मुकदमा, तौहीन अदालत का ये मुकदमा समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज 25 जून के रोज़ लिया जाने वाला ये दूसरा सो मोटो एक्शन है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक सहाफ़ी की जानिब से अपोजिशन जमातों पर और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ पर तारीखी यू टर्न लेने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुबैना तौर पर ये सहाफ़ी लगते हैं कि शायद इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है, लेकिन इन्होंने कुछ 5 इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नवाज़ पर लगाए हैं कि मौजूदा माशी बदहाली की सूरत हाल में, माशी तबाहाली के हालात में मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने सरेंडर कर दिया है, हालात के सामने सरेंडर कर दिया गया है। इन इल्ज़ामात की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू जो 2 रोज़ पहले मीडिया पर खासा ज़्यादा हाईलाइट हुआ, लगता यह है कि वो बारिश का पहला कतरा साबित हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ। क्यों ये बात मैं कर रहा हूँ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जिसमें आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा अदलिया के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं, मुबैना तौर पर अदलिया के खिलाफ कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल की गई उस वीडियो में, उस पर सो मोटो एक्शन लिया गया है। और ये मुकदमा कल जुमे के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और कल 9:30 बजे इस मुकदमे की समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच इस केस की समाअत करेगा और चीफ जस्टिस के साथ शामिल होंगे जस्टिस इजाज़ुल हसन। वैसे नाजरीन, आपको ये भी बता देते हैं कि जिस वीडियो पर ये सो मोटो एक्शन लिया गया है आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब की इस मुबैना वीडियो पर, उसमें मिर्ज़ा साहब, इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब ये बात कर रहे हैं कि जो अदलिया है, जो जजेस हैं आला अदलिया के, वो वफ़ादार हैं नवाज शरीफ के, शरीफ ख़ानदान के, ज़रदारी ख़ानदान के। और उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो उसमें कोई एक्शन अदलिया के खिलाफ जो है वो लेना होगा। और उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब जो है वो अपील कर रहे हैं कि यही वक्त है कि मुल्क को अगर आगे लेकर जाना होगा तो कोई ना कोई एक्शन इन लोगों के खिलाफ, इन इदारों के खिलाफ लेना होगा। जो ज़बान आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब की जानिब से इस्तेमाल की गई, सहाफ़ती तकाज़ों के मुताबिक मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जानिब से खुलफाए राशिदीन के दौर की मिसाल दी गई कि वहाँ पर एक हुकूमती बंदा था जो हुकूमत में खिलाफत के दौर में एक अहम मनसब पर था, उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो खलीफा साहब की जानिब से ये डायरेक्शन जारी कर दी गई कि उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए और तब तक जेल में उसे बंद रखा जाए जब तक वो उसका इंतकाल जो है वो जेल में नहीं हो जाता। चीन की मिसाल दी गई कि जिस तरह से चीन में जो करप्ट नासिर पकड़े जाते हैं उनके सामने, उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें फायरिंग करके मार दिया जाता है। इस किस्म की मिसालें जो है वो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से उस वीडियो में पेश की गई। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, लेकिन अगर तमाम इस चीज़ों को साफ़ कर दिया जाए तो पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशल मौजूद है। और जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं उनके हवाले से भी बात की गई कि मीडिया पर बैठे हुए लोगों ने मौलाना तारिक जमील साहब को, जो उनकी जानिब से स्टेटमेंट दिया गया था, उस पर मजबूर किया गया कि वो माफ़ी मांगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये समझता था, इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब की जानिब से कहा गया कि मैं ये समझता था कि मौलाना तारिक जमील साहब को उस मामले पर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक भी पहुंची मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए, तो इस पर आज ये अस्कुत नोटिस लिया गया। दूसरा जो एक्शन सो मोटो कार्रवाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ली गई, वो कल जो रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से कराची के त्यारा हादसे के हवाले से कौमी असम्बली में पेश की गई थी, जिसमें यह बताया गया कि ऐसे बहुत सारे पायलट्स हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं, जिनके लाइसेंस पायलट्स के जाली हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस खबर पर भी, उस तमाम प्रोसीडिंग पर भी जो खबर सामने आई उस पर सो मोटो एक्शन लिया और सिविल एविएशन से फेक लाइसेंस वाले पायलट्स के हवाले से 3 हफ्तों में रिपोर्ट भी तलब की है। और उसके साथ साथ नाज़रीन ने आपको ये भी बताया है कि जैसे कि जस्टिस काजी फाइज इसा के जो ससुर हैं अब्दुल हक खोसो साहब, मेरे ख्याल यही उनका नाम है अगर मैं गलती नहीं कर रहा, आज वो रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में। जब जस्टिस काजी फाइज इसा की अहलिया वीडियो लिंक के ज़रिए जस्टिस काजी फाइज इसा के मुकदमे में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आई थी, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो बड़े ही मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। उनके जो वालिद साहब हैं वो बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एलिगेशन उन पर लगाए जा रहे हैं, जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, वो उन सवालों का जवाब देने के लिए आज वीडियो लिंक के ज़रिए
عدالت میں پیش ہوئی ہیں اور وہ تمام سوالوں کے جواب دیں گی، لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ان کے جو والد ہیں وہ کافی کریٹیکل پوزیشن میں ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج جسٹس قاضی فائزہ کے سسر عبداللہ کھوسو رضا الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی قبر کو روشن و منور بھی کرے، اور ورثہ کو اور لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق بھی دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام لوگوں نے اس دنیا میں جانا ہے، اور جس نے بھی جانا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بطور مسلمان ہم سب کا فرض ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک صحافی کی جانب سے کیا الزامات جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں پر اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے حوالے سے لگائے گئے ہیں۔ میں نے 2 جگہوں پر وہ الزام لگائے ہیں، دوسری جگہ مجھے تھوڑی سی تلاش کرنے میں وقت لگے گا، یہ میرے سامنے آگے۔ الزام لگایا گیا ایسے صحافی کی جانب سے جس کی خبر کے اوپر بغلیں بجاتے ہیں مسلم لیگ نواز کے سپورٹر، مسلم لیگ نواز کے ووٹر، ان کی جانب سے الزام یہ لگایا گیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر مسلم لیگ نواز جو حکومت کی معیشت کی تباہ حالی پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، مسلم لیگ نواز نے سرنڈر کر دیا ہے، اور موجودہ حالات میں مسلم لیگ نواز کترا رہی ہے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے حوالے سے۔ اور ان میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ مسلم لیگ نواز کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اور مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھاگ کھڑی ہوئی ہے۔ تیسرا الزام یہ لگایا گیا اپوزیشن جماعتیں اور بالخصوص مسلم لیگ نواز نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ مشکل حالات میں کوئی ایسا فارمولہ لے کے آئے، کوئی ایسی ایکسپرٹیز مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ مشکل حالات کو جو ہے وہ پاکستان کی بہتری میں تبدیل کیا جائے۔ چوتھا الزام یہ لگایا گیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مشکل معاشی حالات میں جو پاکستان کو معاشی مسائل درپیش ہیں، ہم کسی قسم کی ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے، بلکہ یہ تمام تر ذمہ داری ہم تحریک انصاف کے کندھوں پر ڈالیں گے۔ تحریک انصاف جانے اور پاکستان کے مشکل معاشی حالات جانے، ہم پاکستان کو اسی طرح سے ڈوبتا دیکھتے رہیں گے اور پاکستان کو مشکل معاشی حالات سے نکالنے کے لیے کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اور ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ اپوزیشن جماعتیں نے اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، جو عوام کو امید دلا رہے تھے مسلم لیگ نواز کے ہمیں جب حکومت ملے گی، ہمارا جب وزیر اعظم آئے گا، ہمارا جب وزیر اعلیٰ آئے گا، تو یہ جو مشکل حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اور وزیر اعظم عمران خان کے دور میں، ہم ان حالات کو تبدیل کریں گے اور دوبارہ سے پاکستان کی معیشت کو اچھا کریں گے۔ یہ عوام کی جانب سے دھوکہ دیا گیا ہے، یہ صحافی کا الزام لگایا گیا۔ یہ صحافی کون سا ہے آپ روز دیکھتے ہیں، اس صحافی کی جانب سے ایک یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ سوال میں نے انڈائریکٹلی نکالے ہیں، یہ الزامات میں نے انڈائریکٹلی نکالے ہیں، کیونکہ ان صحافی کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ مسلم لیگ نواز نے اب اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ مشکل حالات میں ہم رضامند ہیں مائنس عمران خان پر، اور رضامند ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کی طرف سے بطور وزیر اعظم حکومت سنبھال لیں، اقتدار سنبھال لیں، تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اور اس خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ حالات مشکل ہیں، معاشی حالات جو ہے وہ اتنے بہتر نہیں ہیں کہ اب اگر ہم حکومت سنبھالیں گے تو ان معاشی حالات کو بہتر کر پائیں گے۔ تو یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تو نہیں چلا پائیں گے اگر آئیں گے، لیکن اگر شاہ محمود قریشی آ جاتے ہیں تو چاہے معیشت جس طرح سے چلتی رہے ہم اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ میں ان الزامات کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن یہ جو بنیاد بنائی گئی کہ مسلم لیگ نواز کیوں حکومت نہیں سنبھالنا چاہتی، آج میں اس فیک نیوز کا پوسٹ مارٹم ایک اور اینگل کے ساتھ کر رہا ہوں، جس میں کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا کر شاہ محمود قریشی کو لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس پر مسلم لیگ نواز بھی رضامند ہے۔ مطلب وہ مسلم لیگ نواز جو الزام دیتی ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، ملک کی معیشت تباہ حال ہے اور ہم اپنا وزیر اعظم لائیں گے، یہ مسلم لیگ نواز کہتی ہے، ہم شہباز شریف کو لائیں گے، ہم ایاز صادق کو لائیں گے، ہم شاہد خاقان عباسی کو لائیں گے، تو اب جو مسلم لیگ نواز یہ دعوے کرتی تھی، اب مسلم لیگ نواز نے سرنڈر کر دیا ہے، مسلم لیگ نواز نے تسلیم کر لیا ہے۔ اس صحافی کے بقول میں الزام مسلم لیگ نواز پر نہیں دے رہا، اس صحافی نے یہ الزام لگایا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ شاہ محمود قریشی آ جائیں، ہم مشکل معاشی حالات میں حکومت نہیں سنبھالیں گے، تحریک انصاف جانے، پاکستان کی معیشت جانے، ہم تو اپنے آپ کو بدنامی میں نہیں لپیٹیں گے، ہم اپنے سر بدنامی نہیں لیں گے، تحریک انصاف جانے، اس کی معیشت جانے، ہم بس باہر سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے۔ وہ ایک مثال بھی ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو باہر بیٹھا جو بانسری بجا رہا تھا، یہ مثال جو ہے وہ مسلم لیگ نواز پر، اگر اس صحافی کے لگائے گئے الزامات درست ہیں، لیکن میں مسلم لیگ نواز پر الزام نہیں لگا رہا، کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید میں مسلم لیگ نواز پر بات کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا۔ اس صحافی سے پوچھیں جنہوں نے یہ ساری خبریں دی ہیں، جس نے پہلے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، پھر شاہد خاقان عباسی کو، پھر ایاز صادق کو، اور اب
शाह महमूद कुरैशी को वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, उससे ये पूछें कि आपने इनडायरेक्टली जब ये कह दिया कि शाह महमूद कुरैशी के पर इत्तफाक कर लिया कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, तो फिर आपने इनडायरेक्टली ये इल्ज़ामात लगा दिए हैं मुस्लिम लीग नवाज़ पर कि मुस्लिम लीग नवाज़ मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत नहीं संभालना चाहती, अवाम के साथ जो वादे कर रही है कि वो आएंगी तो मुआशी हालात को बेहतर करेगी, तो अवाम के साथ धोखा किया गया और तारीखी यू टर्न लिया गया है। आपकी इस खबर के मुताबिक आप इस खबर की तस्दीक करें। अब हम बात करते हैं फवाद चौधरी के स्टेटमेंट पर। एक तो ये बात साबित होगी जो मैंने आपको बताया था कि बात सिर्फ मिड टर्म की हो रही थी, किसी इदारे की जानिब से इमरान खान की हुकूमत को 6 माह की मोहलत नहीं दी गई। इमरान खान भी इधर हैं, इमरान खान की फ़िलहाल हुकूमत भी इधर हैं, लेकिन वक्त बदलते पाकिस्तान में पता नहीं चलता क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हालात ही ऐसे हैं। लेकिन अभी तक इमरान खान भी इधर हैं और आने वाले वक्तों में यही लग रहा है कि इमरान खान की हुकूमत भी इधर है। लेकिन बात क्या करनी है, जो मैंने खबर दी थी वो उसकी तस्दीक इस तरह से हुई। शिबली फराज साहब ने भी कह दिया, फवाद चौधरी ने भी कह दिया और एक हुकूमती वज़ीर की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गया कि जो 6 माह की मोहलत इमरान खान ने अपने वज़ीरों को दी है वो इसलिए दी है कि हमारे मिड टर्म मतलब हमारे 2.5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो इन 2.5 सालों में आखिरी 6 महीनों में हमने अपना काम जो अवाम के साथ वादे किए हैं वो हमने पूरा करना है और अपनी सिमत को मुतय्यन करना है ताकि बाकी के 2.5 सालों में अवाम से किए हुए वादे हम पूरे कर सकें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि फवाद चौधरी साहब का ये स्टेटमेंट बारिश का पहला कतरा साबित हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवा का ठंडा झोंका साबित हुआ। इस तरह से कि स्टेटमेंट के बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही थी, कल उस्मान डार साहब ने इमरान खान के कहने पर असद उमर को साथ बिठाया, फवाद चौधरी को साथ बिठाया और उनके दरमियान जितने इख्तलाफात थे उन इख्तलाफात को दूर किया और ये फैसला किया गया। और मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी ज़रा बताते हैं कि कोशिशें की जा रही हैं कि पार्टी के वफाकी सतह पर इख्तलाफात ख़त्म किए जाएँ ताकि इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है, जो मंशूर है, उसे आगे बढ़ाया जाए और आवाम से किए हुए वादों को पूरा किया जाए। और यही झलक हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखी, जहां महमूद खान जो वज़ीर आला हैं उनके साथ शहराम तरकई बैठे थे और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो भी बैठे थे, तो उनके दरमियान जो डिफरेंसेस थे उसको भी ख़त्म किया गया। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद आतिफ खान को और शहराम तरकई को जो है वो सूबाई काबीना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन हमारी जो सोर्सेस से बात हुई थी, लेकिन वो तकरीबन कोई 15-20 दिन हो चुके हैं, आतिफ खान साहब के करीबी वो सोर्सेस थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि आतिफ खान अब दोबारा वजारत में नहीं आएंगे। लेकिन ये खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब इजाज़त चाहूँगा, नई किसी वीडियो में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।